This call is now being recorded. ओके ऑल राइट, आपकी अटेंडेंस हो गए. सो अगर आप मैम आई डिड नॉट अंडरस्टैंड फ्रॉम मोमेंटम इन फर्स्ट लेसन. ओके, तो आपको फर्स्ट लेसन से मोमेंटम का पार्ट नहीं समझा है. ओके, I'll do that students. I really have some device issues जिससे मेरा Google Classroom open नहीं हो रहा है, and that was the reason I'm not active on Google Classroom. ओके, सो आप अपना होमवर्क साथ में रखिए कंप्लीट करके. आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय गूगल मीट एंड गूगल क्लासरूम. मीट तो एनी विच वेज चल रहा है, लेकिन क्लासरूम वाला नहीं ओपन हो रहा है. आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट. आइदर आई हैव टू फॉर्मेट माय फोन और आइदर I'll have to do something else. So I'm fixing that up. Okay, very soon I'll fix it up. Okay. So students, momentum वाला part नहीं समझा है. One minute. Give me a moment. Okay, students, well, I'll be back. Okay, students, just open your page to momentum. And now open your page to momentum. I'll have to explain this. Now, what is momentum? Momentum का मतलब क्या होता है? अगर आप लोकल टर्म में बात करें या फिर आप डेफिनेशन वाइज बात करें मोमेंटम की, सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बराबर, जितना मास है और उस मास पे निर्भर उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. करेक्ट है ना? उसे हम मोमेंटम बोलते हैं. फॉर दैट आई विल शेयर माय स्क्रीन. जस्ट गिव मी थम्स अप इफ यू सी माय स्क्रीन स्टूडेंट्स. Could you see my screen now? ठीक है, हम पहले आते हैं मोमेंटम की. ओके, सो मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम मोमेंटम की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो मास और वेलोसिटी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन. एक्चुअली आई डिड नॉट अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? वेदांत, आई थिंक यू आर नॉट देयर इन द क्लास व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग. इतने डाउट तो होने नहीं चाहिए. हाँ वेदांत, व्हाट इज द इशू बच्चा? पहले आपने बताया कि न्यूटन मोमेंटम नहीं न्यूमेरिकल नहीं समझा, फिर मोमेंटम नहीं समझा, और अब न्यूटन्स लॉ. पूरा चैप्टर मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आज तो.
ठीक है, चलो आई जस्ट डू दिस. तो अभी स्टूडेंट्स जिनके भी नेटवर्क इश्यूज है, प्लीज फिक्स दैट अप बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग अगेन. एब्सोल्युटली यस, गुड आइडिया विशाल. वेदांत, आपने प्रीवियस वीडियोस देखे? ऑल राइट, दैट्स ओके. अगर आपके विलेज में नेटवर्क नहीं है, लेकिन आपके वीडियोस है ना यूट्यूब पे, क्या आपने वो वीडियोस देखे, प्रीवियस वीडियोस, हमारे सेशन के वीडियोस देखे आपने? आई थिंक नहीं. दैट इज व्हाट बच्चा, दैट इज व्हाट. You did not check videos, right? Vedant, please reply. I do not understand what sorry yes no or everything is getting mixed up. Please reply to this question, Vedant. Did you check videos on the YouTube of our previous lesson? Vedant is there. Vedant, please answer us. You did not check it. Now that's not fair. चलो ठीक है. See, what I can do is I cannot do one thing, Vedant. Do one thing. Vedant, पहले आज, now today is Saturday, tomorrow is Sunday. आप ये 2 दिन है ना अच्छे से यू आर चेकिंग. ओके वेदांत, आप अच्छे से ये 2 दिन के वीडियोस देख लो, आप पहले चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के. ठीक है, आप एक बार वो वीडियोस देख लो अच्छे से, एंड देन यू कैन आस्क मी डाउट नेक्स्ट सैटरडे. इज दैट ओके वेदांत नेरुलकर? इज दैट ओके बच्चा? पहले आप ये 2 दिन के यूट्यूब वीडियोस देख लो. आई मीन ये 2 दिन जो है सैटरडे और संडे, यूट्यूब वीडियोस देख लो हमारे प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर के. मे बी विशाल और कादम्बरी और विनीत कैन हेल्प यू इन दिस. स्टूडेंट्स, इफ यू आर इन टच विद each other, please help him with that. You can post, you can share link with him. Okay, Vedant, is that okay? Vedant, I need reply from you so that at least we do not spend time here and we can move ahead with another part of the chapter. You did not understand the numericals related to the law of motion. Okay, तो मुझे सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं. सी बच्चा, यहाँ पे क्या दिया है, कमिंग टू योर फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपने पूछा था मुझे, 7th का सी वाला. A bullet having a mass of 10 grams and moving with a speed of 1.5. यहाँ पे क्या बताया है, मास है. यहाँ पे हमको स्पीड दी है. स्पीड का मतलब इज नथिंग बट योर वेलोसिटी. ओके, एंड इट इज पेनिट्रेटिंग इनटू अ थिक वुडन प्लैंक. एक जाड़ा लकड़ा है, उसके अंदर वो पेनिट्रेट हो रही है. अब एक और बात बताया है यहाँ पे, बुलेट के मास के साथ साथ वुडन प्लैंक का भी मास दिया हुआ है 90 ग्राम्स. ओके, और प्लैंक जो है इनिशियली रेस्ट पे था. ठीक है, आपका जो प्लैंक है यहाँ पे इनिशियली रेस्ट पे था, लेकिन बुलेट उसके अंदर जाने के बाद प्लैंक और बुलेट दोनों भी मूव होने लगे. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर सॉल्विंग हियर, नो प्रॉब्लम. सो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 केसेस है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखो. यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलेट इज हैविंग अ मास एंड प्लैंक इज ऑल्सो हैविंग अ मास. तो क्या हम बुलेट के मास को m1 लिख सकते हैं और प्लैंक के मास को m2 लिख सकते हैं? कैन वी डू दैट? वी हैव 2 मासेस विद अस. दोनों मास को हमको सेपरेटली लिखना है. तो क्या हम बुलेट के मास को m1 और प्लैंक के मास को m2 लिखें? बिल्कुल. तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या किया, हमने सबसे पहला स्टेप, ओके, गिवन में, I'll share my whiteboard for a better understanding. कहाँ गया whiteboard? I am not liking this update.
मुझे बिल्कुल ही अपडेट पसंद नहीं है. ओके, गॉट इट. There you go. Okay, fine. Here we go. देखिए, ऑल राइट, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, वी हैव टू केसेस हियर. अगर आप टेक्स्ट बुक में अपना ये देखोगे क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में क्या बोला है, बुलेट का मास एंड वी हैव वुडन प्लैंक का मास. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे गिवन में हम लोग दो चीजें लिखेंगे. सबसे पहले लिखेंगे बुलेट मास, मास ऑफ अ बुलेट. Okay, we will write mass of a bullet. Okay, we are going to write mass of bullet is equals to m1. Okay, and mass of plank, wooden plank is equals to m2. अब मास बुलेट का मास m1, मास m2, इसकी वैल्यूज बता दो भाई. मास m1 कितना है, 10 ग्राम्स, और वुडन प्लैंक का मास है 90 ग्राम्स. चलो इसको 10 ग्राम्स लिख देते हैं. ओके, और इसका 90 ग्राम्स लिख देते हैं. हो गया. नाउ दिस इज आवर गिवन डेटा. अब दूसरा क्या बोला है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि बुलेट की जो पहली वेलोसिटी थी. अब ये बुलेट की पहली वेलोसिटी कहाँ से पता चलेगी, जब भी बुलेट यहाँ से छूटी थी, गन में से छूटी थी, तो उसकी पहली वेलोसिटी थी 1.5 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे इसकी पहली वेलोसिटी क्या दी है, 1.5 मीटर पर सेकेंड. तो हमने यहाँ पे चलो वेलोसिटी भी लिख दी. वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u1, है ना, विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर पर सेकेंड्स, है ना. अब दूसरा क्या बताया इधर, आइए हम वापस देखते हैं. द प्लैंक, ओके, 1.5 मीटर्स पेनिट्रेट्स इनटू द वुडन प्लैंक, जिसका मास इतना है. द प्लैंक वाज इनिशियली एट द रेस्ट, द बुलेट गेट्स एम्बेडेड, ओके, इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी अगर बुलेट की रहेगी तो प्लैंक इनिशियली रेस्ट पे था. इधर बताया गया ना, द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, और बुलेट की जो वेलोसिटी थी वह 1.5 मीटर की. तो हमने क्या किया, ये तो रहा बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी. अब हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, जिसे हम u2 का नाम देंगे. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. और क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्लैंक तो रेस्ट पे था. प्लैंक तो हिल नहीं रहा था ना, बुलेट स्ट्रक होने के बाद प्लैंक हिला, करेक्ट, वरना प्लैंक तो रेस्ट पे था. Everyone's understanding what is happening here? हमने सिर्फ गिवन डेटा कलेक्ट किया है, हमने और कुछ नहीं किया है. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने गिवन डेटा कलेक्ट किया है. तो हमने क्या किया, सबसे पहले गिवन में लिखा है मास ऑफ बुलेट m1 इज इक्वल्स टू 10 ग्राम्स, मास ऑफ प्लैंक m2 इज इक्वल्स टू 90 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u1 जो कि बुलेट की वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक u2 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, एवरीबडी अंडरस्टूड सो फार स्टूडेंट्स. ये आपकी बुलेट की है और ये आपकी प्लैंक की है. दिस इज ऑफ योर प्लैंक. इतना सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज आंसर मी. ओके, वी हैव प्लैंक. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अभी हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं, मास है. ओके, हमारे पास कॉमन वेलोसिटी है. तो अभी हमको क्या फाइंड करनी है, हमारे क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है, फाइंड द बुलेट इज एम्बेडेड विद द प्लैंक एंड मूव टुगेदर, डिटरमाइन देयर वेलोसिटी. देयर का मतलब है प्लैंक और बुलेट दोनों की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है. ठीक है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हमें प्लैंक और बुलेट दोनों की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी हो, तो हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे. कौन सा वो वाला, जहां पे मास
ऑफ वन ऑब्जेक्ट और मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट भी रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट भी रहेगी. कैन यू ऑल टेल मी ऑन विच पेज नंबर इट इज? ऐसा फॉर्मूला कौन से पेज नंबर पे है? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा फॉर्मूला कौन से पेज नंबर पे है? एनीवन? 15. Very good. This is the formula which we are going to use. क्या आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे? When two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. Okay, यहाँ पे भी टू ऑब्जेक्ट्स का है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. सभी को समझा? जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं क्या होगा? ओके, चलो ऊपर चलते हैं. हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है और हमारे पास मास भी है, तो हम फाइनल वेलोसिटी का यूज करने से अच्छा, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो हम इनिशियल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला ढूंढते हैं. तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला m1. कहाँ गए? हैंग ऑन, सॉरी, हाँ यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है. ओके, तो हम ये वाले फॉर्मूला के अंदर सारे वैल्यूज हम डालेंगे. तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, जो जिससे हम ये सम सॉल्व करेंगे, वो ये रहेगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला m1 इंटू u1, ओके, प्लस m2 इंटू u2. Understood everyone? m1 into u1 plus m2 into u2, which is equals to m1 into v1, okay, m2 into v2. समझा सभी को? ये फॉर्मूला हम इसे यूज करेंगे. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, प्लस कहाँ गया? इसमें प्लस क्यों नहीं चल रहा है? Yeah, so I'll edit m1 into u1 plus m2 into u2, m1 into v1 plus m2 into v2. Everybody understood so much? इतना सभी को क्लियर है? क्योंकि हमारे पास मास है, हमारे पास वेलोसिटी है, तो हम मास और वेलोसिटी वाले फॉर्मूला पे फोकस करेंगे. अब हमारे पास क्या है? हमें एक चीज और पता है कि हमारे पास ये क्या है? v1 is equals to v2. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक. ओके, जिसे हम कॉमन वेलोसिटी करके v का नाम दे सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब भी हमारा प्लैंक स्टिल था, तभी बुलेट जब मूव हो रही थी, और जब बुलेट मूव होके प्लैंक के ऊपर टकरा गई, तो प्लैंक और बुलेट दोनों भी मोशन में थे. तो हमारा प्लैंक और ये बुलेट दोनों भी मोशन में है, इसलिए इनका इक्वल मोशन रहेगा, दोनों साथ में मूव हो रहे. ठीक है, इसलिए हमने इसका v नाम दिया. अभी हम यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे क्या लिखेंगे? सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज डालने हैं. ठीक है, अब वैल्यूज डालने के लिए स्टूडेंट्स एक और बार आपको ध्यान रखना है, बिफोर यू मूव अहेड, हमारे पास मीटर पर सेकेंड है. दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में है, पर हमारी वैल्यू यहाँ पे जो मास ऑफ बुलेट है और प्लैंक की मास है वो ग्राम्स में है. क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं स्टूडेंट्स? इफ यू गो टू योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15, ठीक है, तो वहां पे ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या? हमारा जो SI यूनिट है, दोनों का मैच ही नहीं हो रहा है. अगर आपका जो मास है बुलेट का और प्लैंक का वो किलोग्राम में रहेगा तो मीटर पर सेकेंड आएगा, बराबर. तो यस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्जन मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पे? कन्वर्जन 10 ग्राम्स का क्या बनेगा? किलोग्राम कैसे बनेगा? 10 डिवाइड बाय 100, which will equal to become, sorry, which is equal to will become 0. क्या आएगा? 0.1 या 0.1, या फिर आप इस तरह से इसको सिर्फ कन्वर्ट करके ऐसे ही छोड़ दो. 10 डिवाइड बाय 100 होता है या 1000 होता है स्टूडेंट्स? हाँ, 10 डिवाइड बाय 1000
और 90 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम्स में, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? इट विल बी 90 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये हमारी कन्वर्टेड वैल्यू है, हम इसको भूल जाएंगे और ये वाली वैल्यूज को यूज करेंगे। चलो अभी अपनी क्वेश्चन में वापस से, तो अभी हमारे फॉर्मूलाज में हमें वैल्यू डालनी है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम नीचे लिखेंगे m1 की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स। m1 की वैल्यू है 10 बाय 1000, अभी हमने कन्वर्ट की थी राइट, 10 डिवाइड बाय 1000 इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको क्या करेंगे? इनटू की साइन डाल के u1 की वैल्यू बताइए 1.5 है ना। अब हम क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन है, इनको ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि हमें इनको ब्रैकेट में सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलो आते हैं यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे प्लस की साइन डाल दी स्टूडेंट्स एज इट इज। अभी वापस ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसकी वैल्यू डालनी है। m2 की वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स मुझे, 90 बाय 0.01, यस कादम्बरी, लेकिन हम इसको फ्रैक्शन में ही रखेंगे, हमको कन्वर्ट करने के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही रखते हैं। ठीक है, मैंने क्यों रखा फ्रैक्शन में? ताकि हमको कैंसलेशन इजी पड़ेगा यहाँ पे। चलो m2 का वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट स्टूडेंट्स, m2 का वैल्यू बताओ। 900 कैसा रे कादम्बरी? हाउ इट इज 900? 90 ग्राम तो कन्वर्ट किया ना हमने 90 ग्राम को वेदांत, पीछे तो किया था कन्वर्ट, ये देखो क्या किया था, 90 डिवाइड बाय 1000 है ना, हम कन्वर्टेड वैल्यू लेंगे। क्या स्टूडेंट्स, कहाँ होता है ध्यान? चलो आओ यहाँ पे, 90 डिवाइड बाय 1000, 90 डिवाइड बाय 1 2 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? u2 की वैल्यू, u2 की वैल्यू क्या है? 0 है ना, इसका ब्रैकेट क्लोज कर दो, बीच में इक्वल टू डाल दो, m1 के पास जाओ वापस, m1 की वैल्यू क्या है? इधर ही हमको दिख रही है, 10 बाय 1000, 10 डिवाइड बाय 1 2 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय v1 की वैल्यू, v1 की वैल्यू क्या है इधर? v1 इज इक्वल टू v2 विच इज इक्वल टू v, तो चलो हम इसको v लिख देते हैं। ठीक है, इसका ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फिर इसको हम प्लस की साइन डाल देते हैं बीच में, m1 m2 की वैल्यू डाल देते हैं, m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 90 बाय 1000, 90 डिवाइड बाय 1 2 3, ओके, मल्टीप्लाई बाय इधर भी v, इसको क्लोज कर दिया। हमारी फाइनल वेलोसिटी सेम है ना, v1 इज इक्वल टू v2 विच इज इक्वल टू v, दोनों भी कॉमन है ना वेलोसिटी, प्लान को लेके मूव हो रहे हैं। माय स्क्रीन इज गेटिंग स्टक, यहाँ पे स्टेप्स तो स्टक नहीं हो रहे ना बच्चा वेदांत? वेदांत अगर ये समझ नहीं आया ना तो आपको ये पूरे वीडियोस देखने हैं, दैट विल बी होमवर्क, मैं आपके लिए वापस रिपीटेशन करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद अभी कैलकुलेशंस बताइए, 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.5, ओके, प्लस 10 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1.5 प्लस 90 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0, सो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 स्टूडेंट्स, इजंट इट? हमको ये सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम सॉल्विंग के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे 0 का कैंसलेशन करेंगे। ठीक है, एक एक 0 गया, कितने बचे? 2 zeros बचे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 ना, तो 115 डिवाइड बाय 100, सॉरी 10, डेसिमल पॉइंट जब रिमूव करेंगे तो एक ही 0 आएगा ना नीचे, प्लस 90 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, है ना, है कि नहीं? विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो सकती है, यहाँ पे हम v को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं और अंदर के ब्रैकेट के अंदर में 10 डिवाइड बाय 1000 कर सकते हैं ना, प्लस 90 डिवाइड बाय 1000 कर सकते हैं, 90 डिवाइड बाय 1000, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स, एलसीएम किया होगा आप लोगों ने बचपन में, किया कि नहीं किया?
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मैं बच्चों की तरह सिखा रही हूँ तुम लोग को, आई एम रियली फीलिंग मैं 6th या 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखा रही हूँ, अच्छी वाली फीलिंग आ रही है मुझे ऐसी। विच इज इक्वल्स टू v एज इट इज, अंदर क्या होगा आपका कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा 1000, है ना, प्लस 10 प्लस 90 क्या बनेगा, 100 बनेगा, है ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, जीरोस कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे, करो जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, बचा कितना 1/10 इंटू वी, है ना। फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा का पूरा हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। इधर मैं पार्टीशन बना रही हूँ स्टूडेंट, जगह नहीं है, अगर दूसरे पेज पे जाएंगे तो आपका लिंक टूट जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 डिवाइड बाय 1000, तो हमने क्या किया 15 डिवाइड बाय 1000 लिख दिया। जीरोस को कैंसिल मत करो एंड तक, क्योंकि आपको जीरोस कन्वर्जन के लिए काफी काम आएंगे। ओके, विच इज इक्वल्स टू v इंटू 1/10, v इंटू 1/10। अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इजंट इट स्टूडेंट्स, है ना। तो अभी हमारे पास v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमको वेरिएबल को अकेला बनाना रहेगा। v इज नथिंग बट योर वेरिएबल, नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम यहाँ पे 15/1000 को एज इट इज रखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 10 नीचे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10/1, उल्टा बनेगा फ्रैक्शन पूरा का पूरा, इज इक्वल्स टू v बनेगा। वापस जीरो कैंसिल होगा, जीरो कैंसिल होगा, कितना बचा, v इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 15/100, 15/100। डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करो, कितना हो गया, 1 2 प्लेसेस कन्वर्ट होगा, सो v इज इक्वल्स टू 0.15, isn't it, 0.15 मीटर पर सेकेंड। जो प्लैंक और बुलेट दोनों भी साथ में टकराने के बाद मूव होगी, वो ये फाइनल वेलोसिटी के साथ होगी, समझा। यस वेदांत, आपको समझा, ये स्पेशली आपके लिए पूरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया मैंने। अंडरस्टूड वेदांत, है ना। ओके, मोमेंटम का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, जिनको मोमेंटम नहीं समझा, मोमेंटम का लॉ, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट आपका मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन। तो जो आपका इनिशियल मोमेंटम रहेगा विल बी इक्वल टू योर फाइनल मोमेंटम। ओके, और क्या बोला गया है, जब बाहरी फोर्स, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन टू interacting objects, the total momentum remains constant, it does not change। अगर बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होता है, उसका जो मोमेंटम है ना स्टूडेंट्स, वो वैसे के वैसे रहता है। अगर वो मूवमेंट में है तो वो उसी स्पीड से मूव करेगा, अगर वो स्टिल है तो वो वही जगह पे स्थिर रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ओके, जब तक बाहरी फोर्स ना अप्लाई हो जाए। तो ये है सेकेंड लॉ। तीसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, क्या बोलता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। देखना है ये कैसे प्रूव हुआ, हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि फाइनल वेलोसिटी 0.15 है। इसके पीछे जाओ, इधर कंपेयर करो, हो गई, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू योर फाइनल वेलोसिटी, आ गया यहाँ पे आंसर। थर्ड लॉ समझ में आ गया वेदांत आपको, अभी जस्ट प्रूफ किया हमने, है ना। उसकी फाइनल वेलोसिटी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये दोनों भी इक्वल हो रही है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये चीजें बताते हैं। ओके, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision। टकराने के पहले जो मोमेंटम रहेगा will be equal to टकराने के बाद वाला मोमेंटम, ठीक है। अब आते हैं आपके न्यूटन लॉ वाले डाउट पे। आज तो लगता है ये डाउट सॉल्विंग ही होगा पक्का। एनीवेज,
तो अभी न्यूटन के लॉ स्टूडेंट्स, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अगर आप टेक्स्ट बुक में आएंगे यहाँ पे, स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प मी ऑन विच पेज नंबर इज न्यूटन का फर्स्ट लॉ? यहाँ पे तो थर्ड लॉ है। हाँ मिल गया, थैंक यू। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप सभी को पता है न्यूटन्स, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, मिल गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलते हैं? जितना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ओके, और जितना तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का संबंध बाकी के सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये न्यूटन के लॉ हमें बोलते हैं, लेकिन हमारे पास न्यूटन के 3 अलग अलग लॉज है सिचुएशन के ऊपर आधारित। सबसे पहला न्यूटन का लॉ हमें बोलता है ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन, ये वाला, एन ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or in a state of motion, okay, not only motion but uniform motion, एक जैसा motion, okay, object, दोबारा से पढ़ती हूँ, an object continues to remain at rest or in a state of uniform motion along a straight line unless an external unbalanced force acts on it. Okay? तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम, सॉरी नॉट मोमेंटम, उसका मूवमेंट है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ मूवमेंट की बात कर रही हूँ, वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। मोमेंटम मतलब मास के साथ वेलोसिटी, और मूवमेंट या मूविंग का मतलब सिर्फ वेलोसिटी, उसका मूवमेंट, चलना उसका। तो ये क्या होगा, जब तक वो उसे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि जोर का फोर्स, धीरे का फोर्स, ज्यादा फोर्स, कम फोर्स, इनमें से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, तब तक आपका ऑब्जेक्ट जो है एक ही मूवमेंट में या एक ही स्पीड में चलता रहेगा। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगा, चल रहा है तो चलते ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर बाहर ही कोई धक्का या बाहर ही कोई डिस्टर्बेंसेस एक्ट ना करे। ठीक है? सो आई थिंक वेदांत, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वेरी क्लियर, है ना वेदांत? इज इट क्लियर? ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है वेदांत, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, ये आपके साइड से आप पढ़ लीजिएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है एक मोमेंटम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मोमेंटम तो हमने देख लिया, मोमेंटम का मतलब है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी है, उसका ये भी है, वो भी है, तो मोमेंटम तो आपको पता चल गया। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स, ये क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ mass and velocity of the body is proportional to the applied force. Okay, ये हमें क्या बोलता है? It is proportional to the applied force, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद मास और उसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी चेंज होगी, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपका बॉडी पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is proportional to the applied force and this change in momentum occurs in the direction of applied force, है ना? तो इन्होंने क्या बताया गया है यहाँ पे, सपोज ये आपकी एक बॉडी है स्टूडेंट्स, ये आपकी एक सपोज बॉडी है, ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इसका मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, जो कि आपका मोमेंटम है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ओके, ये बिल्कुल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? टू द अप्लाइड फोर्स, जो भी इंसान इसे धक्का मारेगा या जो भी इसको पुश करेगा, तो ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब तो बताया था। जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं, इसका मतलब अगर मास और वेलोसिटी चेंज होती है तो फोर्स भी चेंज होता है, फोर्स चेंज होगा तो मास और वेलोसिटी भी चेंज होगी, मतलब फोर्स इंक्रीज होगा तो मास और वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मास तो नहीं बट वेलोसिटी बिल्कुल इंक्रीज होगी, मास के ऊपर निर्भर होगी, ओके, और फोर्स डिक्रीज होगा
तो अगेन मास के ऊपर डिपेंड होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी. ठीक है वेदांत, आई गेस आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स, है ना? ठीक है. Now this change in momentum occurs in the direction of applied force. और एक बात क्या बताई, अगर यहाँ से हमने इसे फोर्स अप्लाई किया, ओके, तो ये डायरेक्शन हो गया, तो ये चेंज जो रहेगा इस डायरेक्शन में जाएगा. हमने अगर यहाँ से भाई फोर्स अप्लाई किया तो ये डायरेक्शन होगा और इसका चेंज इन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, तो इस चीज को डायरेक्शन भी है ना? तो इसीलिए हमने इसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा गया है, जो बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज इज मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. ये तो था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है. ठीक है, रॉकेट को देखा है कभी? देखा है रॉकेट को? सर ने एस्ट्रोनॉमी के लेक्चर्स दिए रहेंगे तभी तो देखा रहेगा, आपने सुना रहेगा, है ना? रॉकेट कैसे उड़ता है? रॉकेट कैसे उड़ता है हवा में? जब रॉकेट, अरे वो तो मुझे भी पता है, स्ट्रेट उड़ता है. कादम्बरी. ओके, फ्रॉम द फायर, एग्जैक्टली विशाल, साइंटिफिकली बात करो, आई नो वो भी स्ट्रेट उड़ता है. ओके, जब भी आप रॉकेट को देखते हो इग्नाइट, द एनर्जी इज क्रिएटेड अंडर द रॉकेट, या दैट इज कॉल्ड एज थ्रस्ट. यस, फोर्स ऑफ फायर, थ्रस्ट. ये आपका सपोज रॉकेट है, प्लीज इस रॉकेट पे हंसना मत, ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है. ठीक है, इसको अज्यूम कर लो रॉकेट है. ठीक है, और ये उसका समझो आग है. ओके, रॉकेट जब भी ऊपर उड़ता है ना, ये एयरलिफ्ट होता है बाय फोर्स ऑफ फायर. एग्जैक्टली, ये एयरलिफ्ट नहीं होता है. ये कैसे उड़ता है? जब नीचे से ये पूरा थ्रस्ट क्रिएट करेगा, थ्रस्ट मतलब फोर्स क्रिएट करेगा. ओके, यहां से जब एक्शन आएगा नीचे, तब ये रिएक्शन जाएगा ऊपर और रॉकेट फोर्सफुली ऊपर जाएगा. करेक्ट, बिल्कुल यही कहा गया है. एवरी एक्शन force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. जितना ये फोर्सफुली नीचे जाएगा उतना ये फोर्सफुली ऊपर जाएगा. इसलिए आपके रॉकेट स्टेशन के बाद या सैटेलाइट लॉन्चर्स के बाद, रॉकेट लॉन्चर्स के बाद मीलों तक आपको मना करते हैं. यू डोंट हैव टू बी देयर एट ऑल बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली अ हेवीएस्ट फोर्स. हाँ, तो ये जो आपका रिएक्शन है वो आपका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन क्रिएट करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये समझा सभी को? एवरीबडी अंडरस्टूड? तो इसे हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, दैट इज साइमल्टेनियसली, क्विकली होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. आई थिंक सभी को समझ आया है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरीबडी अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई, राइट इन द चैट बॉक्स स्टूडेंट्स. यस, ओके. स्पेशली वेदांत, आपको समझ आया? एक सेकेंड, आई थिंक मैं आपको है ना एक बता दूं. आई होप आई शुड हैव दैट वीडियो. वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज मेड दिस, सो ये होना चाहिए. गिव मी अ मोमेंट इफ इट इज पॉसिबल टू शो यू. No, not this one. She has made a lovely ये experiment बनाया था students. एक second ना, I'll just share my screen again if I get that video. It is amazing. 1 minute, 1 minute. Give me a minute, please. I really need to organize everything. बहुत ज़्यादा हेवाया हो रहा है. ठीक है, anyways, I think it's not traceable.
it's not traceable. I'm so sorry, students. I'll show you next time. If I get it, I'll show you next time. Okay. For now, it is not traceable, students. I'm so sorry. तो ठीक है. तो ये जो है, ये हमारे न्यूटन के लॉज है. किसी को और कुछ पूछना है related to this chapter, students? I think that's clear. No problem. वेदांत, एनीथिंग एल्स बच्चा? आज तो हमने डाउट सॉल्विंग कर लिया है, तो ये कंप्लीट ही कर लेते हैं बच्चा. गो थ्रू द टेक्स्ट बुक वेदांत. स्टूडेंट्स, इवन अदर्स आल्सो, this much only doubt. Okay. Again, students, I'll request you all, I'll give you 1 minute. Please go through the textbook. By 8:15, please let me know if you have any doubts. We'll solve this today. है ना? Quickly go through the textbook. कोई word problem, किसी answer, question, कुछ भी. Always remember, students, in word problem, you have to start writing given, to find, solution, formula, कैलकुलेशन एंड देन आंसर. ये स्टेप्स है ना, मैथ्स में भी फॉलो करना स्टूडेंट्स और साइंस में भी फॉलो करना. आपके हर स्टेप्स को मार्क्स होते हैं. वेदांत, होप आई हैव क्रिएटेड क्लियर ऑल योर डाउट्स, है ना? Yeah, okay, no doubt. All right, ठीक है. You did not understand formula on page number 3 at the end of the page. एक second. End of the page, page number 3. हम कौन से पेज पे है? Page number 3. Go back. 2, 3, end of the page. This wala, which one? ये वाला. The first scientist measure 3 into 10 raised to meter per second. The first scientist to measure speed at the distance of time. ये वाला. Page number 15. वेदांत, रुको अभी, मुझे जाने दो पेज नंबर 15 पे. Ravi, still ahead. Last formula. बच्चा, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला ऐसे आया नहीं है डायरेक्टली, ये यहाँ का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स. यहाँ से ये डिराइव किया गया हमने. ठीक है. फॉर दैट वेदांत ना, आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ना होगा. हमारा ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला आप नीचे देख रहे हो पेज नंबर 15 के एंड पे, ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसी के ऊपर बेस्ड है. सबसे पहले हमने एक है ना सिचुएशन अज्यूम कर ली. सपोज एन ऑब्जेक्ट ए ऑफ हैज अ मास m1. ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास m1 है. उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली u1 रहेगी. और हमारे पास ऑब्जेक्ट बी भी है जिसका मास m2 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 रहेगी. ठीक है. तो सपोज स्टूडेंट्स अज्यूम कर लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है. इसका मास है m1 और इसका मास है m2. इसका मास है m2. इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली रहेगी u2. ठीक है. तो फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 रहेगी, तो इसकी v2 रहेगी. करेक्ट. ठीक है. अब आते हैं हम दूसरे सिचुएशन पे. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ a इज m1 इंटू u1. ये इसका इनिशियल मोमेंटम है. एंड b इज m2 इंटू u2. दोनों का ये इनिशियल मोमेंटम है. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला मोमेंटम. सपोज ये दोनों एक दूसरे से टकरा गए. टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विथ ईच अदर. लेट द फोर्स ऑन a ड्यू टू b बी f1. ठीक है. मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से टकरा रहे हैं. फोर्स ऑन a, इन्होंने क्या बोला है? a के ऊपर फोर्स आ रहा है ड्यू टू b. मतलब b थोड़ा सा बड़ा है a से, तो फोर्स जो है a के ऊपर आ रहा है. लेट दैट फोर्स बी f1. हाँ, दिस फोर्स विल कॉज एक्सेलरेशन इन a एंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम v1. तो ये जो फोर्स इस पे टकराएगा तो इसके अंदर मूवमेंट हलचल हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? v1 हो जाएगी. है ना?
इसकी वेलोसिटी बन जाएगी मूवमेंट के कारण v1। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मोमेंटम ऑफ ए आफ्टर कोलिजन विल बी m1 इंटू v1। पहले ये रेस्ट पे था इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब इसको टकराने के बाद ये मूव होने लगा तो इसकी नई वेलोसिटी तैयार होगी, क्या होगी, मास और v1, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। मूव हो रहा है ना v, पहले रेस्ट पे था तो u1 था, अब मूव हो रहा है तो v1 हो गया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, हमने न्यूटन थर्ड लॉ क्या पढ़ा था, every action has equal and opposite reaction, correct है ना, yes or no? तो बिल्कुल यहाँ पे अगर B ने A पे टकराया है तो B के ऊपर भी रिएक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? ये क्या सिर्फ A के ऊपर थोड़ी ना होगा, B भी मूव होगा ना, B के ऊपर भी रिएक्शन आ जाएगा अगर B ने एक्शन किया है A के साथ। तो B अगर टकराया है तो A का एक्शन तो होगा, उसका रिएक्शन B पे इफेक्ट होगा। सो A also exerts an equal force on B but in the opposite direction। अगर ये दोनों टकराए हैं तो ये A जो है B के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा opposite direction। This will cause change in the momentum of B also। So this velocity after collision will be v2। जो u2 था कोलिजन के बाद इसकी भी वेलोसिटी भाई v2 हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों के पास नई वेलोसिटी आ गई है m1 v1 m2 v2, है ना। पहले ये इनिशियल वेलोसिटी थी जब रेस्ट पे थे, दोनों शांत थे, अब दोनों टकरा गए और ये इनकी नई वेलोसिटी बन गई है। ठीक है, फोर्स दोनों पे एक्सर्ट हो चुका है। अब भी क्या होगा, the momentum of B after collision will be this and if the force acts on the object B। अभी यहाँ पे F1 फोर्स था, ये पहला फोर्स था, अब ये रिएक्शन फोर्स को हम क्या बोलेंगे, F2 फोर्स बोलेंगे, इसे रिएक्शन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं, इतना सभी को क्लियर है, F1 F2 कहाँ से आया, M1 M2 कहाँ से आया, U1 U2 कहाँ से आया और V1 V2 कहाँ से आया, ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े, रेडी। वेदांत, आपको रिप्लाई करना है, आपको भाग नहीं जाना है। वेदांत नेरुरकर, ओके ठीक है। अब एक चीज हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, इधर क्या बोला, इफ F2 इज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट B देन F2 विल बी इक्वल टू माइनस F1, है ना। वाई माइनस F1 स्टूडेंट्स, हमारा जो B ने इसको धक्का मारा था तो पॉजिटिव वे में धक्का मारा था, ठीक है। तो ये F का जो फोर्स था ये इस पे धक्का मारने के बाद F1 हो गया था, और ये F1 का जो फोर्स है इस पे टकराने के बाद ये रिबाउंड हो गया और इसका फोर्स बन गया F2। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो F2 फोर्स है विच विल बी इक्वल टू माइनस F1। वाई माइनस F1, क्योंकि ये जो F1 फोर्स है ये उल्टा पड़ गया इसके ऊपर, तो नेगेटिव में चला गया। ओके, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस डायरेक्शन में जाके ये उल्टा पड़ा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो F2 फोर्स है विल बी इक्वल टू माइनस F1। F1 माइनस क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई टकराने के बाद, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। ये समझा माइनस F1 कहाँ से आया? वेदांत आपको समझा बच्चा, माइनस F1 कहाँ से आया? क्योंकि आपका F2 फोर्स और आपका F1 फोर्स, ठीक है, दो फोर्स थे। F1 फोर्स जो था A पे लगा हुआ फोर्स था, F2 फोर्स था B पे लगा हुआ फोर्स था। पर अगर दोनों के फोर्स को कंपेयर करें, अगर F2 के फोर्स को F1 के साथ कंपेयर करें तो F2 वाला फोर्स, B वाला फोर्स जो रहेगा वो माइनस F1 रहेगा, क्योंकि ये रिबाउंड फोर्स है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पे। M2 इंटू A2 इज इक्वल टू माइनस M1 इंटू A1। बाय M1 इंटू A1, क्योंकि F2 फोर्स का मतलब क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला फोर्स का क्या बोलता है, फोर्स का फॉर्मूला बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास, बॉडी का जो मास है उसकी स्पीड के साथ एक्सेलरेशन, ये उसका मतलब है फोर्स का। तो हमने क्या किया, इसको और इजी कर दिया। इजी क्यों किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, हमको इक्वेशन चाहिए भाई मोमेंटम का। तो हमने यहाँ पे M2 इंटू A2 F2 के नीचे डाला और F1 के नीचे M1 इंटू A1 डाला, माइनस की साइन नीचे आएगी।
ओके, ये देखिए इसका रीजन है फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब हमने क्या किया, m2 को एज इट इज लिया, m1 को एज इट इज नीचे लाया, माइनस भी एज इट इज नीचे लाया। चेंज क्या किया हमने, एक्सेलरेशन चेंज किया। स्टूडेंट्स अगर आपको पता रहेगा, हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी जाएगा तो टाइम के साथ उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बस हमने और एक इस फॉर्मूला को जो है सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई मतलब और सीधा बना दिया है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए और एक चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपका t यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, m2 इंटू वी टू माइनस यू टू, m1 इंटू वी वन माइनस यू वन, ठीक है। बस हमने इसी को नीचे लाया, माइनस साइन एज इट इज आएगी स्टूडेंट्स, माइनस भूलना नहीं है, अभी तक उसका रिबाउंड फोर्स चल रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, m1 इंटू वी टू, m2 इंटू वी टू, m2 इंटू यू टू, बीच में माइनस की साइन आ गई, यहाँ पे माइनस m1 इंटू वी वन एज इट इज माया, और माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस स्टूडेंट्स, तो m1 इंटू u1 आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इनके प्लेसेस को थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, हाँ अच्छा दिखने के लिए। तो हमने m2 v2 नीचे लाया, और इधर का जो माइनस था इक्वल टू के इस तरफ आके प्लस बनेगा m1 v1, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लस m1 u1 था उसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिया, यहाँ पे जो माइनस m2 u2 था इसको इस तरफ लाके प्लस कर दिया। समझा सभी को, साइन चेंज हो गए क्योंकि ये दोनों क्या बोलते हैं, ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा और नीचे, m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये थर्ड जो है आपका ऑब्जेक्ट्स कोलाइड वाला, ये वाला m1 इंटू वी वन एंड m2 इंटू वी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बता रहा है, क्यों बता रहा है वेदांत, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ो, इसी का ये सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक ही लिया है, फाइनल वेलोसिटी वाला, इसी के लिए आपका ये पूरा का पूरा पढ़ो और इसको इधर बिल्कुल सिंप्लीफाई करो एक स्टेप बाय स्टेप। हमने सिर्फ यहाँ पे जो गिवन है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में डाला है, ओके। और हमने इसकी वैल्यू, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, मास 1 इंटू फाइनल वेलोसिटी 1 मास 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 0, ओके। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, v2 को अकेला छोड़ के इज इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1 कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसी का सिंप्लीफिकेशन है। एक बार प्रीवियस लेक्चर वेदांत आप देख लो, आपको समझ आएगा ये ऐसा क्यों है। समझा सभी को स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? आई थिंक ये चैप्टर में किसी को कोई डाउट नहीं है। स्टूडेंट जिसको भी डाउट है पहले आप प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लो अच्छे से, अगर फिर भी डाउट है स्टूडेंट्स हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ वेदांत, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो डाउट, एक्सीलेंट, ठीक है। शैल वी वाइंड अप आवर लेक्चर ओवर हियर फॉर टुडे? हाँ, हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं ना आज। ओके स्टूडेंट्स, we will see you in the next lecture. Please homework is that आपको आज जितने सारे लेक्चर है प्रीवियस वो सारे देखने 2 दिन में, गेट अप विद द डाउट, ठीक है। बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू कादम्बरी।